Hello, friends. In the previous video, part 1, we traced Netaji Subhash Chandra Bose's journey up to the Germany and explored the developments that took place there. Alongside that, we also looked back at how the Indian National Army was first formed under Captain Mohan Singh in Japan and how it was later disbanded due to disagreements and lack of trust. Today, in part 2, we will move forward in that journey and discuss how Netaji reached Japan, how the INA was revived under his leadership, and what role the second phase of the INA played in India's struggle for independence. This chapter of history is not just about battles, it is about vision, unity, and sacrifices. So let us start this powerful story of revival, resistance, and revolution. तो हम बात करते हैं 1943 की, जब सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे तो क्या हुआ। सुभाष चंद्र बोस के जापान आते ही इंडिपेंडेंस आर्मी का आइडिया दोबारा रिवाइव हो गया और उसी साल जुलाई 1943 में सिंगापुर में एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में राज बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का कंट्रोल सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। ये सेटअप इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि राज बिहारी बोस ने जापान में इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट की नींव रखी थी। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था जिसका फायदा नेताजी को आगे चलकर मिला। फिर नेताजी ने अपने एफर्ट्स से दोबारा इंडियन नेशनल आर्मी को खड़ा किया। नेताजी की पॉपुलैरिटी इतनी जबरदस्त थी कि जैसे ही ये खबर फैली कि इंडियन नेशनल आर्मी को अब नेताजी लीड कर रहे हैं, तो साउथ ईस्ट एशिया की इंडियन पॉपुलेशन का मैसिव सपोर्ट मिला। सिर्फ प्रिजनर्स ऑफ वार ही नहीं, बहुत सारे सिविलियंस ने भी इंडियन नेशनल आर्मी को ज्वाइन कर लिया और सिर्फ ज्वाइन ही नहीं किया बल्कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। फिर से इंडियन नेशनल आर्मी बन गई और इस बार और भी स्ट्रॉन्ग। ये भी याद रहे कि इंडियन नेशनल आर्मी की फंडिंग के लिए ओवरसीज इंडियंस ने अपना सोना तक डोनेट किया था। सिंगापुर और रंगून में आईएनए के सपोर्ट में रैलीज निकाली गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी में नेताजी ने एक सेपरेट वुमेन यूनिट भी बनाई जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, और इस रेजिमेंट को हेड कर रही थी कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। उस टाइम पे एक ऑल वुमेन कॉम्बैट स्क्वाड बनाना सिर्फ नेताजी जैसे विजनरी लीडर्स का काम था। पूरे वर्ल्ड की मिलिट्री हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक फुल वुमेन कॉम्बैट यूनिट बनाई गई। ये रेजिमेंट सिर्फ सिंबॉलिक नहीं थी, ये प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ बैटल फील्ड के लिए तैयार की गई थी और इसमें 1000 से ज्यादा वुमेन शामिल थी। इंडियन नेशनल आर्मी की एक और खास बात ये थी कि इस आर्मी में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता था, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सब सोल्जर्स बराबर। सबका किचन भी एक था, ना कास्ट का भेद, ना कलर का, ना स्टेट का, सब सोल्जर्स एक बराबर। ये चीज ब्रिटिश आर्मी में नहीं थी। वहां तो सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट वगैरह अलग अलग बनाए गए थे। हर तरह का सेपरेशन था वहां पे। आईएनए ने एक नया मिलिट्री कल्चर इंट्रोड्यूस किया जिसमें सेक्युलरिज्म और इक्वालिटी को सेंट्रल वैल्यू बनाया गया। आईएनए में 4 ब्रिगेड्स थी, गांधी ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड। नेताजी ने आईएनए को एक दमदार नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और एक गाना भी सुना होगा आपने, ये भी आईएनए ने हमें दिया है। और जय हिंद का नारा जो आज भी इंडियन मिलिट्री में यूज होता है, ये भी हमें आईएनए से मिला है। जय हिंद का सजेशन जैनुल आबिदीन हसन ने दिया था जो आईएनए के एक ऑफिसर थे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेताजी ने सिर्फ एक आर्मी नहीं बनाई थी बल्कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बनाई थी जिसका नाम था आजाद हिंद गवर्नमेंट। इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद गवर्नमेंट की आर्मी थी, इसीलिए आईएनए को आजाद हिंद फौज भी कहा जाता है। आजाद हिंद गवर्नमेंट इंडिया की प्रोविजनल गवर्नमेंट थी जिसे सिंगापुर में एस्टैब्लिश किया गया था। उनकी अपनी करेंसी थी, पोस्टेज स्टैंप्स थे और अपने लाज थे। इस गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे सुभाष चंद्र बोस, और हर गवर्नमेंट की तरह यहाँ भी कई मिनिस्टर्स थे और कई पोर्टफोलियोज थे, जैसे AR सईद द मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड पब्लिसिटी, EC चटर्जी द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, और भी कई पोर्टफोलियोज थे। ये एक सिंबलिक स्टेप नहीं था, ये एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक था जिसका मकसद था कि दुनिया भर में ब्रिटिश राज को इलेजिटिमेट दिखाया जाए। आजाद हिंद गवर्नमेंट को 9 कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया था इनिशियली एज द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो कंट्रीज थी जर्मनी, जापान, इटली, क्रोएशिया, चाइना, बर्मा, फिलीपींस और कुछ और भी थी।
इन कंट्रीज के साथ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी थे, लेकिन जितना भी सपोर्ट हो, हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जापान की फाइनेंशियल, मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट पे डिपेंड करती थी। और वैसे भी उनके पास कोई टेरिटरी नहीं थी जहां वो एक्चुअल गवर्नमेंट चला सके, क्योंकि इंडिया तो ब्रिटिश के कब्जे में था और ये प्रोविजनल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर इंटरनेशनल लेजिटिमेसी दिखाने के लिए बनाया गया था, लेकिन ग्राउंड पावर के लिए आईएनए पर ही डिपेंड था। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये निकाला गया कि 1943 में जब जापान ने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को कैप्चर किया, तो उन आइलैंड्स की नॉमिनल अथॉरिटी आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को दे दी गई। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट ने कंट्रोल मिलने के बाद सबसे पहले उन आइलैंड्स का नाम चेंज किया, शहीद और स्वराज रख दिया गया इन आइलैंड्स का नाम। हमने एक वर्ड यूज किया, नॉमिनल अथॉरिटी। इसका मतलब ये था कि अथॉरिटी नाम की तो आज़ाद हिंद के पास थी, लेकिन ग्राउंड पे अभी भी थोड़ी बहुत जापानीज फोर्सेस मौजूद थी, इसीलिए पूरा कंट्रोल आज़ाद हिंद के पास नहीं था, इसीलिए इसे नॉमिनल अथॉरिटी कहा गया है। ये स्टेप सिंबॉलिक था, लेकिन इसने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट को एक ऑफिशियल टेरिटरी भी दी, भले ही टेम्पररी और पार्शियल हो। जापानीज आर्मी के साथ लड़ते हुए आज़ाद हिंद फौज ने इंडियन सॉइल पर अपनी पहली जीत दर्ज की, और ये जीत दर्ज की गई थी अराकन, मणिपुर और नागालैंड में। आज़ाद हिंद फौज की आर्मी नागालैंड के कोहिमा और मणिपुर के इम्फाल में एंटर हो चुकी थी, और मणिपुर में एक जगह है मोरिंग, यहाँ पर इंटरनेशनल आर्मी ने पहली बार भारत का झंडा लहराया था। ये हिस्टोरिक मूवमेंट अब भी मोरिंग में एक म्यूजियम के रूप में यादगार बना हुआ है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लॉजिस्टिक्स की काफी कमी हो गई, हालात बहुत ज्यादा खराब थे, और आज़ाद हिंद फौज के पास न गोलियां थी न बंदूक, बल्कि खाने तक का सामान भी नहीं था। और ऐसे में ब्रिटिश फोर्सेस ने ऑक्युपाइड एरियाज पर एयर रेड शुरू की। जापानीज और इंटरनेशनल आर्मी की कंबाइंड फोर्सेस इसका सामना नहीं कर पाई और इंडियन फ्रंट को छोड़कर पीछे हटना पड़ा। अल्टीमेटली वर्ल्ड वार सेकंड में अलाइड फोर्सेस यानी ब्रिटेन और अमेरिका की जीत हुई। आज़ाद हिंद फौज और जापान बर्मा कैंपेन और वर्ल्ड वार सेकंड दोनों में हार गए। अप्रॉक्सीमेटली 16,000 इंटरनेशनल आर्मी के सोल्जर्स को ब्रिटिश फोर्सेस ने कैद कर लिया, और इसी दौरान अगस्त 1945 में ये खबर भी आई, नेताजी एक प्लेन क्रैश में शहीद हुए। आज़ादी की फौज और उनका सपना चकनाचूर हो चुका था, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशंस हमेशा भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखे गए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। डाउट डिमोलिशर पे हिस्ट्री के और भी बाकी वीडियोस अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।